हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। तो हम सौरमंडल के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे, उसका आज ये लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। सौरमंडल के लगभग क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ए बृहस्पति, बी शनि, सी अरुण, डी वरुण। इसको हम पहले डिस्कस भी किए हैं, आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अरुण। ये अपनी धुरी पर इतना झुका है, लगभग 82.5 डिग्री, तो एकदम लगता है ना लेटा हुआ है। यहाँ पे देखिए, इस तरह लग रहा है कि एकदम लेटा हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अरुण को यानी यूरेनस को। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के दौरान। अब सूर्य ग्रहण के दौरान ये कंडीशन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब कि सूर्य ग्रहण कब होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है, डी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। तब क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, तो और ये कब होता है सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा को कि अमावस्या को? तो ये होता है अमावस्या के दिन। यहाँ पे आप फिगर में देखिए, ये है सूर्य, ये पृथ्वी, बीच में आया है चंद्रमा। इसी दिन सूर्य ग्रहण की घटना होती है और यह अमावस्या को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण के साथ साथ चंद्र ग्रहण को भी जान लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, कह रहा है चंद्र ग्रहण का कारण है। ऑप्शन देखिए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमास के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा नहीं, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और ये हमेशा पूर्णिमा के दिन घटित होता है। आप यहाँ पे देखिए, ये है सूर्य और यहाँ है चंद्रमा और बीच में है पृथ्वी। ठीक है, तो ये कंडीशन रहता है चंद्र ग्रहण के दिन, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। अब यहाँ पे अक्सर कभी कभी कंफ्यूजन होता रहता है कि चंद्र ग्रहण कब है, सूर्य ग्रहण कब है। पूर्णिमा अमावस्या तो याद रहता है, लेकिन ये जो कंडीशन है ना, सूर्य पृथ्वी कब बीच में आती है, चंद्रमा कब बीच में आता है, तो एक ट्रिक है, आप जैसे है ना, सन है, मून है, अर्थ है, तो इसका पहला वर्ड ले लीजिए। जैसे सूर्य ग्रहण में यस मी ई कर दीजिए, यस मी। ठीक है, तो यस से सन हो जाएगा, यम से मून हो जाएगा, ई से अर्थ, मी का मतलब हम पूरा प्रोनाउंसिएशन कर दिए हैं, यस यम ई कर दीजिए, और बस चंद्र ग्रहण में आइए तो ई को पीछे कर दीजिए। ठीक है, ये वाला ट्रिक आप याद रखिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सिजगी। सिजगी है क्या है सिजगी? ऑप्शन देखिए, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में स्थिति, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणीय स्थिति। तो क्या होगा सिजगी? सिजगी का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में जब स्थित होते हैं तो उस पोजीशन को हम सिजगी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन देखिए, किरीट, इसको कोरोना भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश मंडल, सी है वर्णमंडल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, किरीट या कोरोना, ठीक है। जब सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा जो होता है वो सूर्य को पूरा ढकता है, तो कुछ भाग जो होता है ना सूर्य का, कुछ भाग मतलब ऊपरी वाला भाग जो होता है जिसको हम किरीट या कोरोना कहते हैं, वही हमें दिखता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो भाग दिख रहा है इसी को हम किरीट या कोरोना कहते हैं, ठीक है। आगे देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना होती है। अब ये डायमंड रिंग की घटना होती है, कब होती है ये डायमंड रिंग की घटना? तो देखिए, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन, सी सूर्य ग्रहण के दिन, डी चंद्र ग्रहण के दिन। तो क्या होगा इसमें सही? ऑप्शन नंबर सी, सूर्य ग्रहण के दिन होता है, ठीक है। डायमंड रिंग की जो घटना है ये सूर्य ग्रहण के दिन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से होता है डायमंड रिंग, ये सूर्य ग्रहण के दिन होता है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। ऑप्शन देखिए, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, डी उपयुक्त ए और बी दोनों। तो ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह क्या है? ऑप्शन देखिए, ए ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, बी ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, सी ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, डी ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। तब इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सुन के कन्फ्यूज़न हो जाता है, ऐसा यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ठीक है। ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ठीक है। ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं, वो अप्रकाशमान होते हैं, ठीक है। उनके पास खुद की चमक, खुद की ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है। ग्रह होता ही है किसी, ग्रह क्या होता है? ग्रह किसी मतलब सूर्य या किसी तारे के जो इर्द गिर्द घूमता है, चक्कर लगाता है, उसको हम ग्रह कहते हैं। और उसी तारे, सूर्य तो एक तारा ही है ना, इसीलिए सूर्य को हम तारा भी कहते हैं। वो खुद का प्रकाश है उसके पास, उसी के प्रकाश से सारे ग्रह चमकते हैं और वो ऊर्जान्वित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा कि ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं उनको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र, ट्विन प्लैनेट। यमज नक्षत्र को हम ट्विन प्लैनेट भी बोल सकते हैं, कौन सा है जो अमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, ठीक है। एकदम सेम पृथ्वी की तरह होता है, लगभग सारी चीज़ें सेम होती हैं, आकार भी सेम ही होता है। ऑप्शन देखिए, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध। तो क्या सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट या कोरोना, डी स्थल मंडल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन यहाँ सही होगा किरीट या कोरोना। सूर्य के बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना कहते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो इसके पहले अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 में बताए थे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है।
तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो पहला ऊपरी परत होता है उसी को हम किरीट या कोरोना कहते हैं, और वही मून से ढक नहीं पाता है तो हमको दिखता है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर दिया है कि सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको किरीट या कोरोना कहते हैं। उसका भी आंसर यही हुआ। तो क्वेश्चन के पूछने का तरीका बदल जाता है, आंसर कभी कभी वही रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप समझ के करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा किरीट या कोरोना, यानी सूर्य के बाह्यतम परत को हम किरीट या कोरोना कहते हैं। और सूर्य ग्रहण के समय यही चीज़ ढक नहीं पाता है और यही हमको दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू मून क्या है। ऑप्शन देखिए, ए है महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, बी महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, सी है चांद का एक अन्य नाम, डी है चंद्र ग्रहण के दौरान चांद। तो क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद अगर आता है तो उसको हम ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का है ब्लू मून, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। ऑप्शन देखिए, सीरस, पलास, जूनो, वेस्टा। क्या होगा आंसर? आंसर इसका होगा सीरस। सीरस सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है और ये ग्यूसेप पियाजी के द्वारा खोजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन देखिए, स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड, महासागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड। बिग बैंग सिद्धांत जो है ये ब्रह्मांड से संबंधित है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। अब इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया, ठीक है। कौन किया? जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया। अब कब किया था? 1894 से लेके 96 तक, इसी पीरियड काल में किया था। इसको हिंदी में हम महाविस्फोट सिद्धांत भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। किसने दी थी? ऑप्शन देखिए, हरमान बांडी ने, मेघनाथ साहा ने, एस चंद्रशेखर ने, जेवी नार्लिकर ने, ठीक है। जेवी नार्लिकर ने। तो ऑप्शन इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के बारे में जानकारी दी। अब ब्लैक होल है क्या? तो ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है ना दोस्तों, कि वहाँ पे प्रकाश सहित कुछ भी आप वहाँ से गुजारिए तो उसका इतना खिंचाव होता है कि वो भी नहीं बच पाता है। प्रकाश की जो लाइट होती है उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको सबसे पहले एस चंद्रशेखर ने बताया। नेक्स्ट है वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। ऑप्शन देखिए, पृथ्वी व बृहस्पति, बी है बुध एवं शुक्र, सी है बुध एवं शनि, डी है शुक्र एवं मंगल। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बुध एवं शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनकी एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यात्री कौन है? ऑप्शन देखिए, यूरी गागरिन, एलन सैफर्ड, एस टिटोव, जॉन यंग। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन इसका होगा ए, यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक 1 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा मानव ने पहली अपनी अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ की और यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने, ठीक है। ये पूर्व सोवियत संघ के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, हीलियम, हाइड्रोजन, यूरेनियम, अल्फा कण। तो क्या सही होगा? यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन जो है मुख्यतः हाइड्रोजन ही होता है, लगभग 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम है। ऑप्शन देखिए, बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो। तो क्या होगा सही ऑप्शन? ऑप्शन सही हो जाएगा इसका शुक्र। ठीक है, क्यों होता है ये? क्योंकि ये आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण इसको हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, इनको हम ट्विंस प्लैनेट कहते हैं। जानते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन का जब हम डिस्क्राइब करते हैं उसको, तो उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें लगभग रिपीटेड हैं, लेकिन क्वेश्चन के हम देख लेते हैं तो एक दिमाग में मेरे फिट होता है। ये बात मैं बार बार कहती हूँ, क्वेश्चन के रूप में देखने से आंसर याद हो जाता है, लेक्चर में भी याद होता है, लेकिन क्वेश्चन द बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। किसको कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तरी तारे को। उत्तरी दिशा में होता है, इसलिए उत्तरी तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं। याद रखिएगा, ये कॉमन चीज है। ऑप्शन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन देखिए, वरुण, बुध, शनि, शुक्र। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शनि। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटता तारा उल्का है। ऑप्शन देखिए, एक समान गति से चलने वाला तारा, बी है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, सी है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, ऑप्शन नंबर डी है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उल्काब जो पिंड के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, उल्का जो होता है टूटता तारा एक प्रकार का पिंड होता है। ठीक है, जो बहुत तेजी से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगता है जब वायुमंडल में एंट्री करेगा वो, तो उसी के कारण आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी किसकी पे? तो चलिए देखते हैं, सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठीय ताप पर। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर इसका होगा पृष्ठीय ताप पर। ठीक है, किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसकी पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, नीला रंग जो है सर्वाधिक ताप को इंगित करता है और पीला रंग सबसे कम ताप को। ठीक है, कभी कभी आप देखते भी होंगे जब गैस जलता है, पूरा गैस रहता है तो नीले कलर का होता है, लेकिन जब खत्म होने का टाइम आता है तो पीला जलने लगता है। आगे देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा सभी मौसम में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि? ऑप्शन देखिए, ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता है, ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है, ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर होता है। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। ठीक है, ध्रुव तारा जो है सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है। पृथ्वी का अक्ष एक स्थिर बिंदु होता है जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूर्णन करती है, इसीलिए स्थिर अक्ष के कारण ध्रुव तारा भी स्थिर दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं?
ऑप्शन देखिए, गुच्छा, वायुमंडल, आकाशगंगा, सौर परिवार। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकाशगंगा। आकाशगंगा हमारी गैलेक्सी को कहते हैं जिसमें पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थित है। ठीक है, वैज्ञानिक भाषा में अगर आकाशगंगा को परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं कि तारे का समूह होता है ये पूरा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे से बंधा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, लिम्नोलॉजी। तो क्या होगा आंसर इसका? आंसर इसका होगा कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी वह खगोल विज्ञान है जिसमें हम ब्रह्मांड से जुड़ी सभी चीज़ों का, प्रत्येक वस्तुओं का अध्ययन कर लेते हैं। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन के विकास, ग्रहों, सौरमंडल का निर्माण, ये सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंटायूरी, भीमा सेंटायूरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है, उसके बाद ही प्रॉक्सिमा सेंचुरी का नंबर आता है। तो यहाँ पे हम निकटतम तारे को ये कह सकते हैं कि सबसे निकटतम तारा है। ठीक है, इसके बाद डॉग स्टार, साइरस का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संलयन प्रक्रिया द्वारा, विखंडन प्रक्रिया द्वारा, दोहन प्रक्रिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संलयन प्रक्रिया के द्वारा। सौर ऊर्जा की जो उत्पत्ति होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा होती है। इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु मिलते हैं, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, इसी में के कारण इसमें अपार ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, सूर्य में प्रति सेकंड लगभग कम से कम 10 खरब पाउंड ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, ट्रोपोस्फीयर। तो ऑप्शन इसका सही होगा ए, फोटोस्फीयर। ठीक है, हम इन सब के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए, ये सूर्य है, यहाँ पे है सूर्य किरीट जो सबसे बाहरी परत है, कोरोना, यही सूर्य ग्रहण के टाइम दिखाई देता है और इसके बाहरी परत को हम सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है वर्णमंडल जिसको क्रोमोस्फेयर कहते हैं, और ये रहा प्रकाश मंडल जो सबसे चमकीला भाग है, इसको हम इंग्लिश में फोटोस्फेयर कहते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। अब इसमें गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बुध, शुक्र, नेपच्यून, मंगल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसका जो औसतन तापमान होता है ना 735 डिग्री केल्विन होता है, केल्विन में। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों के कारण सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कर लेता है। इसी के कारण इसे हम प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद रखिएगा कि प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह किसे कहते हैं? तो वो शुक्र को कहते हैं। भूलिएगा नहीं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह कौन है? तो वो शुक्र है। इसको हमने क्वेश्चन के रूप में नहीं लिया है, लेकिन आपको कई बार हम बता दिए हैं। प्लीज़ फ्रेंड, भूलिएगा नहीं इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? अभी इसके पहले जस्ट हम बताए थे, इसको देख लेते हैं। यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति, नेपच्यून। तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ऑप्शन देखिए, 40,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर। तो इसमें क्या सही होगा ऑप्शन?
ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40,000 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? ऑप्शन देखिए, बृहस्पति, पृथ्वी, वरुण, शनि। अब आप ऑप्शन सोच रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए होगा बृहस्पति, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। पहले बृहस्पति के थे अधिकतम ग्रह जो 79 थे, लेकिन सन 2019 में वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं 82। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सबसे अधिकतम उपग्रह शनि के हैं 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? ऑप्शन देखिए, बुध, शनि, शुक्र, पृथ्वी। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका होगा शनि। अब आप लोग सोच रहे होंगे आंतरिक ग्रह नहीं है। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह दो ग्रहों में बांटा गया है ग्रहों को। आइए हम उसका पूरा डिटेल जान लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पे शनि हो जाएगा। अभी आप पूरा जान जाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो ग्रह दिया हुआ है सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये आप एक लाइन में याद करिए, 2-4 बार पढ़ेंगे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रिक पे याद होती हैं, लेकिन ट्रिक में क्या होता है ना, पहले ट्रिक याद करो फिर उस चीज़ को याद करो। ट्रिक है ज़रूरी, लेकिन कुछ चीज़ों में नॉर्मली हम याद कर सकते हैं। सब चीज़ ट्रिक पे ही पढ़ेंगे तो अपने से क्या पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो जो ये 4 ग्रह पहले है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जिसको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और यहाँ पे देखिए इधर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। यहाँ पे आंतरिक और बाह्य में क्यों बटा है पता है? यहाँ पे देखिए है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ये क्षुद्र ग्रह है, यहाँ पे बेल्ट जो है, इसी के कारण ये आंतरिक और बाह्य में बट गए हैं। ठीक है, जो आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये ठोस रूप में है। ठीक है, और इन्हें पृथ्वीय ग्रह भी कहा गया है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। ठीक है, आकार में। फिर यहाँ पे देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो गैस हैं, ये गैस गैस नहीं, ग्रह जो हैं ये गैसीय रूप में है और यहाँ पे गैस और जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, और इन्हें बाह्य ग्रह भी कहते हैं। इन्हें बृहस्पति ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे सबसे बड़ा है, इसलिए हम इसे बृहस्पति ग्रह के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? ऑप्शन देखिए, प्लूटो, बुध, बृहस्पति, शनि। तो इसका क्या होगा आंसर? आंसर इसका होगा ए, ऑप्शन नंबर प्लूटो। ऑप्शन नंबर प्लूटो नहीं, ऑप्शन ए होगा, आंसर प्लूटो होगा। ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्लूटो यानी यम। यम की खोज जो है 1930 में क्लाइड टेम्बो ने किया था। प्लूटो को सौरमंडल का 9वां ग्रह और एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, लेकिन 24 अगस्त सन 2006 को प्लूटो को ग्रह का दर्जा छीन लिया गया प्लूटो से, क्योंकि ना ग्रह के भी एक कुछ नियम होते हैं कि वो अपनी ही कक्षा में गति करे, अपने ही कक्षा में रहे, दूसरे की कक्षा में एंट्री ना करे। तो प्लूटो जो है वरुण यानी नेपच्यून की कक्षा में ओवरलैप कर जाता था, इसीलिए उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो याद रखिएगा, प्लूटो को बौना ग्रह कहते हैं और उसको सन 2006 में प्लूटो ग्रह की श्रेणी से हटाया गया था। ये भी याद रखिएगा, सन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? केपलर, गैलीलियो, हर्शले, कोपरनिकस। तो फ्रेंड्स जानते हैं ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये पुराना ही क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े भी हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कोपरनिकस। इसको सूर्य केंद्रीय सिद्धांत भी हम कहते हैं, उसी की इंग्लिश है ये। ठीक है, इसके पहले आप अगर प्रैक्टिस से सौरमंडल का 3-4 हो गया है, उसको आप देखे होंगे तो हमने बताया भी था कि सर्वप्रथम कोपरनिकस ने ही बताया था कि सूर्य
सूर्य का जो चक्कर है सारे ग्रह लगाते हैं, ना कि पृथ्वी का चक्कर, ठीक है। तो ये कोपरनिकस ने ही बताया था। तो ये क्या हुआ, ये सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत ही तो हुआ। तो उसी को क्वेश्चन पूछ लिया है उसी के रूप में कि सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इसीलिए फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट में हर तरह के क्वेश्चन को हम लाते हैं ताकि आप क्वेश्चन को देखें तो आंसर कर लें। एक तरह का क्वेश्चन करके हट जाएंगे तो फिर कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस करने में क्या जाता है। तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। ऑप्शन देखिए, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा केपलर। केपलर ने ही बताया कि सूर्य के चारों तरफ जो प्रत्येक नक्षत्र यानी ग्रह हैं उनका मार्ग जो है वो दीर्घवृत्ताकार है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस तरह के जो मार्ग होते हैं उसको हम दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप कभी कभी कन्फ्यूज़न होता होगा कि ग्रहों का नियम, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि ग्रहों का नियम किसने दिया है, तो वो केपलर ने ही दिया है। ठीक है, अगर सोलर सिस्टम पूछे यानी सौर प्रणाली तो कोपरनिकस बताएंगे, और ग्रहों का नियम पूछे तो केपलर बताएंगे। ठीक है, कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि ग्रहों का नियम कौन दिया है और सौर प्रणाली का नियम कौन दिया है। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा ट्रिक है, बस आपको रिलेट करिएगा उससे। सौर प्रणाली को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे स आ रहा है ना सिस्टम में, तो कोपरनिकस में भी स आ रहा है लास्ट में। ठीक है, तो उस स से हम को रिलेट कर सकते हैं कि कोपरनिकस और सोलर सिस्टम, यानी कोपरनिकस ने ही सोलर सिस्टम को दिया है। बाकी बचा ग्रहों का नियम तो केपलर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही है, 35 के लगभग क्वेश्चन है। तो ये लास्ट वीडियो था सौरमंडल का, लास्ट प्रैक्टिस सेट था। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे वीडियोस आपको मिले। तो फ्रेंड्स पीआरटी के अकॉर्डिंग ये पहला जो टॉपिक था सौरमंडल, ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट हो गया है। अब अगला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसके प्रश्नों को हम हल करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।